आई नो अभिनंदन एज अ चाइल्ड एंड आई हैव फ्लोन विद हिज फादर। इसीलिए मैंने वर्ता सर को मैंने फ़ोन करके बोला था कि सर, आई कुडंट गेट आहूजा बैक बट वी विल डेफिनेटली गेट अभिनंदन बैक। ही टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री, इसे लड़ाई असी कदे जितया नहीं। कहता है चोना इलेक्शन, कहता चोना असी कदे हारे नहीं। दे नेवर विन अ वॉर बट दे ऑलवेज विन द इलेक्शंस। Defeat the Pakistan armed forces in the eyes of their own people, you don't have peace. 71 के वॉर के बाद हमारे 20 साल वी हैड पीस। तो मैंने जो उसने बोला जिससे मांगना है मांग ले, तो मैंने कहा मैं अजय आहूजा को चाहिए था। ही वॉज क्वाइट अ गुड जैन मास्टर। इनफैक्ट जो यंगस्टर है हमारे स्क्वाड्रन के, उसको जैन मास्टर गोगो बोलते थे। तो यू नो बिकॉज ही इज टू कीप टेकिंग जैन और व्हाटएवर। तो उसका when he came and joined us is because I especially asked. नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। दोस्तों, अगर आपने नेटफ्लिक्स की नई सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर देखी है तो आपने कारगिल के उन जाबाजों की कहानी देखी होगी जिन्होंने 1999 में आसमान से पाकिस्तान के खिलाफ वो जंग लड़ी थी जिसे आज भी भारतीय वायुसेना के सबसे ऐतिहासिक ऑपरेशंस में गिना जाता है। आपने उसमें किरदार देखे होंगे, चेहरे देखे होंगे। जिमी शेरगिल को बीएस धनोआ के किरदार में देखा होगा, लेकिन आज कहानी का सबसे खास हिस्सा यह है कि जिस किरदार को आपने स्क्रीन पर देखा, जिस हीरो की कहानी पर्दे पर दिखाई गई, आज वो हीरो खुद हमारे सामने बैठे हैं। पूर्व एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत तक में। सबसे पहला तो सर यही सवाल है कि ये सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। देखो, मैंने जब ये इसका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो मैंने कहा कि 2018 में, जब उस टाइम मैं चीफ था, जब ये अंतरा और कुशल श्रीवास्तव मेरे साथ आए ग्रुप कैप्टन सिंघा के साथ, तो मैंने कहा कि इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो कि एयरफोर्स की कहानी निकलनी चाहिए इस सफ़ेद सागर की, क्योंकि पब्लिक डोमेन में उसके बारे में बहुत कम कहा गया था। एक तो वो प्रॉब्लम था, और दूसरा मैंने कहा कि ऐसी बनाने पिक्चर ताकि उसको देख के जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो प्रेरित हो जाएं और वो वो एयरफोर्स ज्वाइन करें। तो आई थिंक ऑन बोथ दीज ऑब्जेक्टिव्स दे हैव फुली मेट। वो दोनों ऑब्जेक्टिव्स दे हैव फुली मेट। हाँ, थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक लिबर्टी लिया हुआ है, पर अब वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है ना, तो उन्होंने कहानी बतानी है, तो दैट इज गुड। अदर इंटरेस्ट रखता है, नहीं तो अगर आप प्लेन डॉक्यूमेंट्री बना दो तो ज़्यादा लोग देखते नहीं है। सर, अब जैसे कि वो दौर आपने खुद जिया है, लेकिन अब क्योंकि आपका किरदार जिमी शेरगिल ने किया है, तो अपने आप को किसी और कोई और हीरो आपका किरदार निभा रहा है स्क्रीन पर देखकर, सर कैसा अनुभव था आपका? नहीं, कुछ नहीं। ही मेड मी स्मार्टर देन आई वाज। तो ठीक है। आई एम नॉट लुकिंग एट दैट, मैं ये देख रहा था कि मेरे जो दो ऑब्जेक्टिव थे वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो हो गए। सर और जैसे मेरे को कुछ आपके क्या अपने उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स? नहीं चाहिए। जी। मैं चीफ रिटायर किया हूँ, मैंने बालाकोट किया है, मेरे को पहली जी। बहुत लोग पहचानते हैं ऐसी। मेरे को खास अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। मैं ये दो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मीट होते हैं कि नहीं, वो उन्होंने पूरी तरह मीट किए हैं। और आप देख लो, नॉट ओनली इन इंडिया, इन नेटफ्लिक्स सीरीज कई कंट्रीज में टॉप 10 में घूम रहा है। तो हमारी जो कहानी थी जो दुनिया को बतानी थी, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से बता सके। नहीं सर, ये बात तो सही है। इतनी बड़ी स्केल पर नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज आई है और ये पहली बार हमने भी देखा है कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना का जो एक भूमिका थी उसको बहुत बड़ी स्केल पर दिखाया गया है। एक सवाल ये है कि जो उसमें आपकी केमिस्ट्री अजय आहूजा सर के साथ दिखाई गई थी सर, वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में है सर। उस पर अब थोड़ा सा अगर कुछ कहना चाहें, वो स्क्रीन पर वो केमिस्ट्री आपको कैसी लगी जो सिद्धार्थ और जिमी शेरगिल ने निभाई है सर? देखो, स्क्रीन पे उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, और जी। अजय और मैं तो बहुत यू कैन से पुराने दोस्त थे। पहली बार मैं जब फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स कोर्स करने के बाद मैंने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का टेन्योर किया, मैं एक A2 क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गया, तो मेरी पोस्टिंग वापस 101 स्क्वाड्रन में आई। तो 101 स्क्वाड्रन में जब मैं पहुंचा तो वहां पे अजय आहूजा उस टाइम बैचलर थे, उसकी शादी होने वाली थी। तो और मेरी भी शादी होने वाली थी। तो
दैट इज द टाइम वी मेट इन 101 स्क्वाड्रन। थोड़ी देर के लिए वो रहा हमारे साथ। उसके बाद MiG-23 BN में गया। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उसका रेंज के ऊपर बिकॉज ऑफ सम कंट्रोल मैल फंक्शन उसको इजेक्ट करना पड़ गया, बट ही केम बैक टू फ्लाइंग। और फिर सेकेंड टाइम जब मैं स्टाफ कॉलेज करके मैं 29 स्क्वाड में पोस्टिंग गया, जामनगर में जो था स्कॉर्पियो 29 स्क्वाड, तो वहाँ पे अजय और अलका पहले से ही थे। तो वंस अगेन दिस इज द सेकेंड टेन्योर वी डिड टुगेदर। वहाँ से फिर उसकी पोस्टिंग MOF-2 हो गई। फिर MOF-2 के बाद वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स कोर्स करने गया, फिर वो भी A2 इंस्ट्रक्टर बना। तो जब मैं 17 स्क्वाड्रन कमांड कर रहा था तो मेरे पास किसी और की पोस्टिंग आनी थी फ्लाइट कमांडर की जगह। मेरे फ्लाइट कमांडर प्रमोट होके विंग कमांडर होके बाहर मूव आउट कर रहे थे। तो उसकी लास्ट मोमेंट पे ऑन सम कंपैशनेट ग्राउंड उसने उसकी पोस्टिंग कैंसिल कर दी गई। और पी स्टाफ में उस टाइम होते थे ग्रुप कैप्टन हैरी चहल, वो मेरे पुराने 101 के दोस्त थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि टोनी आई हैव टू कैंसिल दिस पोस्टिंग। तो मैं थोड़ा गुस्सा हुआ कि लास्ट मोमेंट पे कैसे कर रहे हो, पर उसने कहा कि तुमने एयरफोर्स से जिसको मांगना है मांग ले, मैं तेरे को भी भेज दूंगा। आई मीन दिस चॉइस इज नॉर्मली नॉट गिवन टू यू। तो मैंने जो उसने बोला जिससे मांगना है मांग ले, तो मैंने कहा मैं अजय आहूजा को चाहिए था। A2 QFI था एंड ही वाज क्वाइट अ गुड जेन मास्टर। इनफैक्ट जो यंगस्टर है हमारे स्क्वाड्रन के उसको जेन मास्टर गोगो बोलते थे। तो बिकॉज ही यूज्ड टू कीप चेकिंग जेन और व्हाटएवर। तो उसका व्हेन ही केम एंड जॉइंड अस इज बिकॉज ही आई स्पेशली आस्क्ड फॉर हिम, and like it is shown in the series, Indian Air Force के one of the youngest pilots who fought the Kargil war were with me. I needed a person who can mentor them, train them. So he was the right choice for that. So I think that, and just before Kargil operations he took over as the flight commander because पुराने flight commander जो आशु अग्रवाल थे वो promote होके wing में चले गए थे. So then he took over and directly after taking over he went into battle. They flew to Srinagar. सर ये हमने सीरीज में देखा क्योंकि सर 27 साल बाद इस एक्सपेक्ट पे मूवी बनी है, सीरीज बनी है। और हमने क्योंकि कारगिल युद्ध का जब भी जिक्र होता था तो जो सेना की भूमिका थी उस पर हमने कई पिक्चर्स देखी। लेकिन क्योंकि ये अपने आप में पहली सीरीज थी और जिस तरह से जैसे 6 एपिसोड्स की सीरीज है, शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स में ट्रेनिंग दिखाई है और एक कैसी जवान की जिंदगी होती है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। तो सर जो सीरीज में दिखाया गया और असल में जो जिंदगी होती है सर, क्या अंतर था उसमें सर? देखो देर स्क्वाड्रन लाइफ जो उन्होंने दिखाई है, जी। स्क्वाड्रन के बैचलर उनको कोई और जरिया नहीं रहता था बाउंस करके वो फ्लाइट कमांडर की जिंदगी आराम करना चाहते हैं, वो ट्रू है। ओके, जिस तरह से होता है फिर सब्जी भी खुद काटनी पड़ती है। और जिस तरह से चाहे आप जितने बजे चले जाओ, इफ यू आर अ मैरिड पर्सन इन द एयरफोर्स, जितने बजे चले जाओ आपको बाउंस, अगर बैचलर बाउंस करेंगे तो आपने चाहे भुजिया बनाओ, अंडा बनाओ या पराठे बनाओ, आपने उनको रात को रोटी खिलानी है तो वो रात की रोटी। सो काफ़ी अच्छा उन्होंने दिखाया किया एंड वेरी नाइस। उस जमाने में हमारे पास जैसे स्कूटर होते थे, मारुति कार नई नई आई थी, ऑल दैट दे शो। एसटीडी बूथ होते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो एसटीडी बूथ में जाके फ़ोन करते थे। गर्लफ्रेंड से जो बात कर रहा सारी दुनिया उसकी बात सुनती थी। तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक उसको बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है एंड प्लस नॉर्मल होते हैं जैसे आपकी इमोशंस होते हैं, ये वो बहुत अच्छा कैप्चर किया गया उसमें। एवरीथिंग ऑब्वियसली दे हैव टेकन, थोड़ा आर्टिस्टिक लिबर्टी लिया है उन्होंने बिकॉज उनको कहानी बतानी है। ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट, यू कांट से इट्स नॉट डॉक्यूमेंट्री, नहीं है ना, 100% ट्रू कैसे हो सकता है। तो ठीक है, अच्छा दिखाया है उन्होंने, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एयरफोर्स का कल्चर क्या है, प्रोफेशनलिज्म का कल्चर दिखाया है, एयरफोर्स का बोनहॉमी का कल्चर दिखाया है, फाइटर पायलट नॉटी होते हैं वो दिखाया है। मैंने बहुत पहले, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज द चीफ 2019 इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव में इंटरव्यू में था, आई हैव सेड टू राहुल कमल कि थोड़ा तो बचपना होना चाहिए। मैंने कहा अगर बचपना नहीं है हाउ विल यू फाइट? तो यू आर कमांडिंग बॉयज और बॉयज विल बी नॉटी, तो एज अ कमांडिंग ऑफिसर यू टेक केयर ऑफ देम। तो ये तो दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम एंड सी व्हेन यू गो टू वॉर देन द नॉटी बॉयज विल डिलीवर। ओके, गुडी गुडी बॉयज ना, उनसे नहीं होता। सर आपने वॉर की बात की है सर, ऑपरेशन सफेद सागर। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अब 27 साल बाद एयरफोर्स की जो भूमिका थी उस पर
हमने बहुत एक रिसर्च सीरीज देखी। सर उस दौर को आप सर कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारी एयरफोर्स के पास लिमिटेड ऑप्शंस आज भी हैं, उस समय भी थे, और क्योंकि वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर सर वो जंग थी, तो सर वो कितना मुश्किल था। और क्योंकि सर उसमें मतलब देखा भी गया है कि मतलब आपके स्क्वाड्रन का एक बहुत बड़ा रोल था, तो किस तरीके से वो जो 1.5-2 महीने थे वो निकले थे? देखो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जो उस टाइम के चैलेंजेस थे, जो हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी, वो सब 2001 तक सब मीट कर गई थी। सॉरी, उस टाइम 2001 तक हम वी हैड मेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ऑल दो प्रॉब्लम्स वर नॉट देयर। लेजर गाइडेड बॉम्ब कई हवाई जहाजों में लग गए थे, यूएवीज आ गए थे, वो हर संगर को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दे सकते हैं। ऑल दैट थिंग गॉट ओवर, ठीक है ना। तो बट उस टाइम का जो चैलेंजेस था, देखो एयरफोर्स इस तरह से लड़ती नहीं है, एयरफोर्स का लड़ने का तरीका कुछ और होता है। एयरफोर्स हमेशा पीछे जाके मार करती है कि दुश्मन को फ्रंट पे आने से ही रोक देती है। अगर उनको नहीं रोक पाई तो उनका जो सप्लाई आ रहा है, एमिनिशन आ रहा है, खाना है, उसको खत्म कर देगी, ताकि पीपल इन द फ्रंट उनके पास सब नहीं रहेगा। तो डिग्रेडेशन जो एयरफोर्स करती है, मोस्ट ऑफ द डिग्रेडेशन एयरफोर्स डज इज बिहाइंड द फ्रंट लाइन। यस, फ्रंट लाइन पे भी अटैक करती है जहां पे सिचुएशन क्रिटिकल होता है क्लोजर सपोर्ट में, पर ये नहीं होता। तो ये यहाँ पे हमें जो भी है रिस्ट्रिक्शन थे कि एलओसी नहीं क्रॉस करना है, तो उसके वी हैड द एंटायर एयरफोर्स हैड टू अटैक ऑन द फ्रंट लाइन। उसके लिए हमें कई इनोवेशन करने पड़े, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लेजर गाइडेड बॉम्ब वो टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो गया। ओके, क्योंकि सैंक्शन लगे हुए थे, ये तो है नहीं कि हम नहीं करना चाहते थे, सैंक्शन लगे हुए थे, इसलिए ऑपरेशन नहीं था, तो वो ऑपरेशन हो गए। और नाइट बॉम्बिंग का हमने किया, जीपीएस बॉम्बिंग का किया आउटसाइड द एनवेलोप। तो उसमें मेरे स्क्वाड्रन का रोल मेन तो बेसिकली, अगर अहम रोल तो नहीं था, कई और स्क्वाड्रन ने बहुत अहम रोल किया। मेरे स्क्वाड्रन का मेन रोल था जो हमने नाइट बॉम्बिंग की, और वो भी लो लेवल वैली में घुस के मारा। इसीलिए कि चारों के चारों पायलट जो नाइट बॉम्बिंग किए थे, चारों डेकोरेट हो गए। और हमारा इंजीनियरिंग ऑफिसर डेकोरेट हो गया, ही गॉट दिस थिंग, एंड आहूजा को वीर चक्र मिल गया। तो ऐसे 15-16 जो हम में से, उसमें 6 डेकोरेट हो गए। दैट इज हाउ आई ऑलवेज से वी आर नॉट द मोस्ट, वी आर वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड स्क्वाड्रन्स ऑफ द Air Force in Kargil War. We went into the Kargil War flying the oldest aircraft in the inventory and we came out as one of the most decorated units. तो ठीक है, इनोवेट, जोश, जज्बा, एवरीथिंग वर्क, कॉमेडरी, कमराडरी, टीम स्पिरिट, जो आपने पहले बिल्डअप किया है ना, वो जाके वहाँ पे रिजल्ट दिखाती है। आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज कमांडिंग अ स्क्वाड्रन, उसमें 18 पायलट थे, वो सारे के सारे एक्स एनडीए, और हम और मेरा फ्लाइट कमांडर देशु, हम तो रिमकोलियन भी थे। हर टीम के लिए हमारे पास एक ऑफिसर का टीम होती थी, 11 फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी हॉकी वॉलीबॉल, और 11 एयरमैन की टीम होती थी। वी टू प्ले अगेंस्ट आर एयरमैन, एंड दैट इज हाउ आर एयरमैन परफॉर्म। 50 दिन उन्होंने 100% सर्विसिबिलिटी मेंटेन की। फुल मार्क्स टू वी एन राव एंड हिज टीम, जिन्होंने वो वी एन राव को वीएसएम, सॉरी नॉट वीएसएम, इसको मेंशन इन डिस्पैचेस मिला, ओके, फॉर मेंटेनिंग दिस हाई सर्विसिबिलिटी। रंगन थे वहां पे पीछे बेस में। ये नहीं कि हमने बठिंडे के सारे स्पेयर मार के यहाँ के, ना, बठिंडा का भी स्क्वाड्रन वेंट टू 100% सर्विसिबिलिटी। तो वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। तो वी रोज टू द ओकेजन। पर ये 28 साल लगे, सॉरी 27 साल लगे, बिकॉज यू सी, ये तो बेचारी 2018 से अंतरा एंड कुशल वर्ष स्टार्टिंग, फिर वो क्लियरेंस लिया, उन्होंने कहानी बनाई, एंड अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड आ गया, उसके करके ये थोड़ा डिले हो गया। नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये 2020-21 में निकल जानी चाहिए थी पिक्चर। हाँ सर, फास्ट फॉरवर्ड का जमाना है, मतलब हम अधिकतर देखते हैं कि कोई घटना होती है उस पर तमाम पिक्चर्स बन जाती हैं। एक सर सीरीज से ही एक सवाल है कि उसमें दिखाया है कि जब आप लोग जीपीएस बॉम्बिंग कुछ ट्राई कर रहे थे, तो कुछ कोऑर्डिनेट्स का इशू हुआ था, क्या ये सच में ये हुआ था या फिर नो, ये देखो, यूनिवर्स? there were two issues to the coordinate. जी Okay. First of all, I think February 2000 से पहले, 2nd February 2000, I think, if I remember the date correctly, अमेरिका ना एक सीए कोड जो होता था, जो सिविलियंस का कोड था, उसमें देयर समथिंग नोन एज सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी। वो जानबूझ के जीपीएस को डिग्रेड करता था 100 मीटर, ताकि वो टारगेटिंग के लिए ना यूज हो। दैट इज वन इशू। एंड सेकेंड इशू वाज दैट आपका जो जीपीएस है, वो WGS 84 एक रेफरेंस है वर्ल्ड
जियोडेटिक सिस्टम का रेफरेंस उस पर चलता है। और हमारे जो मैप थे जिसके ऊपर आर्मी आपको टारगेट मार्क करके देती थी, वो एवरेस्ट के थे, इंडियन एवरेस्ट जो हमारा होता है सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद। तो उसमें थोड़ा मिसमैच था। ओके, तो हमारा एक तो एरर वी कुड इजीली, टाइम मार्क 6 जो हमारा इंटरनल जीपीएस सेट था 17 स्क्वाड का, उसमें यू हैड दिस ऑप्शन यू कुड फ्लाई ऑन एवरेस्ट, सो वो आप कैंसिल कर देते हो। हैंड हेल्ड जीपीएस सेट अगर आप लेके जाते हो और आप कहीं भी जाके खड़े हो जहां मार्क किया हो, तो आपको पता चलेगा कि एरर दिखा रहा है। एंड एक वॉज इंड्यूस्ड एरर बाय द अमेरिकन, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए था, 100 मीटर का। तो उसको हमने प्लॉट करके कैंसिल करना पड़ा, देन ओनली फिर हमने ट्रायल्स किए तोशे मैदान पे। इतने नहीं किए जितने पिक्चर में दिखाए, उन्होंने थोड़ी कहानी बनानी है पर हमने जो ट्रायल्स किए थे वो वेरी सक्सेसफुल। एंड उसके बाद वी वेंट नाइट लो लेवल। हमारे स्क्वाड्रन ने जो ट्रायल किए वो मेनली नाइट लो लेवल के किए थे। मीडियम लेवल बॉम्बिंग की जो ट्रायल्स हुए थे शायद पोखरन में हुए थे, कहीं और हुए थे बाय द एयरफोर्स, उसका हमें फिगर दिया गया था, उसको हमने रिफाइन किया। डेंसिटी रेशियो जैसे वो बात करते हैं उसमें, वो डेंसिटी रेशियो डाल के आर बॉम्बिंग बिकेम मोर एक्यूरेट। उसको हमने रिफाइन किया था, वो हमने डेवलप नहीं किया था, कहीं और डेवलप होते। लो लेवल नाइट बॉम्बिंग की हमने डेवलप किए थे। सर एक सवाल वापस से मैं अजय सर वाली सवाल पर आना चाहूंगा। सर जब ये पूरी घटना हुई, जब आपको मतलब ये उनका MiG-21 क्रैश हुआ, उन्होंने इजेक्ट किया, उस समय सर आप कहाँ थे और क्या आपको लगा था कि वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे सर पीओके से? देखो, 26 मई को एयर ऑपरेशंस पहले शुरू हुई, ठीक है। एयरफोर्स का एक ट्रेडिशन है, फर्स्ट पे फर्स्ट सॉटी कमांडिंग ऑफिसर लीड करता है। तो मी एंड धालीवाल वेंट फॉर द फर्स्ट। उस टाइम हम फोटो रिकॉर्डिनेंस कर रहे थे टाइगर हिल के ऊपर, मेरे को पता मेरा टारगेट टाइगर हिल था, तो उसके ऊपर हम दोनों ने रिकॉर्डिनेंस करके हम आए। तो अजय आहूजा वॉज अ फ्लाइट कमांडर, मेरे को कहता है टोनी सर आप बहुत हो गया, आप सीओ तो आप फ्लाइंग मत करो, अब हम करेंगे। मैंने कहा ठीक है बॉस। तो नेक्स्ट डे मेरे को ग्राउंड पे कर दिया भाई साहब ने। तो मैं तो बैठा हुआ था व्हेन समबडी केम टू मी एंड टोल्ड मी कि टारगेट एरिया पे इजेक्शन हो गया। तो मैंने कहा किसका हुआ है? तो कहते हैं MiG-27 का इजेक्शन हो गया। फिर देन दे सेड कि अजय आहूजा हैज गॉन गॉट एयरबोर्न फॉर द सेम प्लेस। So I said, why is he gone? I ran to the ATC trying to call him back. But then what happened was that, see, I was not in the cockpit with him. उस टाइम मैं सोच रहा था क्यों कर रहा है. But now, with the knowledge of hindsight, see what happened was, when the MiG-27 ejected, the other MiG-27, who was his leader, subsection leader, he was keeping that area in contact and trying to get a rescued. तो आफ्टर सम टाइम ही रैन आउट ऑफ फ्यूल, तो उसने फिर आरटी कॉल दिया कि मेरा फ्यूल खत्म हो रहा है, कैन समवन कम एंड रिप्लेस मी। तो अजय आहूजा वाज सपोज टू डू बैटल डैमेज असेसमेंट ऑफ द सेम टारगेट, तो उसके पास उसके कोऑर्डिनेट थे। तो उसने कहा आई हैव द कोऑर्डिनेट्स, और फिर वो लाइन अप करके पीजी रेड्डी के साथ एयरबोर्न हो गया। वहां जाके मंडकोट ने उसको हैंड ओवर किया कि देखो यहाँ पे ही हैड पिक्ड अप द टारगेट। मंडकोट ने उसको वार्न भी किया कि देखो दे आर फायरिंग मिसाइल, ही मॉनिटर्ड दैट, यस दे आर फायरिंग मिसाइल, पर उस मिसाइल के लेवल के ऊपर थे वो। उसके बाद ही kept in contact. Then there was a helicopter, flown by then Flight Lieutenant Kundu. He who got in touch with him. This helicopter was in that sector, Kargil sector. He says, I will come and pick him up. तो वो उससे बातें कर रहा था. So that is the reason he didn't leave his position, because he wanted the helicopter to come and have a look if he can pick up Nachiketa from wherever he is ejected. उस टाइम हमें ये पता नहीं था कि he has already been captured. तो he was trying to lead a rescue mission there. That is why he was there. फिर वो पीजी रेड्डी का वो फ्यूल कम हो गया, तो कहता सर दिखाते हैं पिक्चर में बिंगो जोकर थर्स्टी ऐसे करके होता है, आई थिंक ही रीच जोकर फ्यूल। तो उसने कहा ओके गो बैक, तो ही सेंट हिम बैक। नो इन हिज एक्सूबरेंस टू कीप द you can say crash site in contact and get the helicopter out there, he must have descended below, or it is a freak shot above the engagement envelope of the missile, pata nahi. So he got shot. So after he got shot, he did everything right. He said, I have been shot, engine has flamed out, सब कुछ ठीक बोला. Then he went into a valley that is how we had briefed each other. You go into a valley and then go down the valley and, eject so that you land below 10,000 feet. हमारे पास we were not acclimatized. हम श्रीनगर से एयरपोर्ट हो रहे थे और फिर ऑल्टीट्यूड 15-16 हज़ार का था, उसमें आप वैसे ही मर जाओगे रात को.
So he did everything right. He ejected in the center of the river. Okay, you have the POW. What I did not expect कि POW को वो मार देंगे. This is yes, that came as a shock to me. That they killed the POW, killed him as a POW. Otherwise he was perfectly fit. हमारे ट्रूप्स ने भी देखा जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे कि he has ejected, landed safely, and he's been surrounded by the Pakistanis. I don't know regular थे कि irregular थे. So the what hurt me most was that a country which is a signatory to the Geneva Convention, उन्होंने उसको कैप्टिविटी में मारा. सर आपके सामने तो ऐसी 2 बार सिचुएशन आई है, 99 में आई, फिर अब जब आप एयर चीफ थे 2019 में. सर तो मतलब 2019 की भी कुछ सिचुएशन वैसी ही थी, माहौल टेंस था, ये अभिनंदन वाला केस था. 2019 में अभिनंदन, I know Abhinandan as a child, and I have flown with his father. And the national leadership was different. National leadership का equation with world was totally different that time. And full marks to the national leadership, Honorable Prime Minister, the Foreign Minister, and the NSA. I don't know. See, above my pay grade. उन्होंने negotiate करके they got him back. But since I knew that they won't let it rest, इसीलिए मैंने वर्ता सर को मैंने फोन करके बोला था कि सर I couldn't get Ahuja back, but we will definitely get Abhinandan back. And I thank the national leadership that I was able to keep my word. सर क्योंकि यहाँ बात पाकिस्तान की है तो सर एक सवाल, क्योंकि आप एयर चीफ रहे हैं और अब पाकिस्तान और भारत का एक अपना इतिहास रहा है. हर बार बालाकोट के वक्त भी यही हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी यही हुआ कि आप उन्हें मारते हैं, आपके पास सारे सबूत होते हैं, लेकिन फिर भी वो ये अपनी जनता को कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम जीत गए हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है. उन्होंने बताया कि बालाकोट के वक्त पे पेड़ गिर गए हैं, हालांकि किसी को उस साइड पे वो लेके भी नहीं गए. सर ऐसा क्या होता है कि मारने के बाद भी हमें यहाँ पर इंडिया में वो चीज प्रूव करनी पड़ती है और वहां पर वो हार कर भी अपने लोगों को कन्विंस कर लेते हैं? पाकिस्तान हमारा डेमोक्रेसी है ना, लोग क्वेश्चन पूछेंगे. डेमोक्रेसी में होता है ये, वो क्वासी डिक्टेटरशिप है. वहां पे वो चाहे जो मर्जी कर दे. वो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है पंजाबी का, वन ऑफ द पाकिस्तानी ओनली सेड इट, ही टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री. इसे लड़ाई असी कदे जितया नहीं, कहता है चोना इलेक्शन, कहता चोना असी कदे हारे नहीं. So they never win a war, but they always win the elections. So that is their leadership. You see the perks and privileges जो पाकिस्तान के फौज को मिलते हैं, वो इंडिया से अगर पीस हो जाए तो फिर वो लोग पूछेंगे ना कि डेवलपमेंट में आप पैसा नहीं खर्च रहे, सारे का सारा पैसा आप अपने आप में खर्च रहे हो. उनके उनकी जो ऑयल टर्मिनल्स है जहाँ पे पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है, फॉटको फौजी ऑयल टर्मिनल कंपनी. अरे फौजी वहाँ पे ऑयल टर्मिनल क्यों रन कर रहे हैं भैया, तुम लड़ो. आई मीन यू आर अ मिलिट्री. तो दे गॉट अ स्ट्रेंथ. देखो, टिल द टाइम यू defeat the Pakistan armed forces in the eyes of their own people, you don't have peace. 71 के वॉर के बाद हमारे 20 साल we had peace. फिर 1991 में जाके टेररिज्म शुरू हुआ, तब तक वो चुप करके बैठे हुए थे. टिल द टाइम दे गॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, तब तक वो चुप करके बैठे हुए थे. तो उनको था कि फिर से काट देगा हिंदुस्तान में 2 में. ओके, तो आपको मिलिटरली इतना सुपीरियर होना चाहिए दैट यू हैव टू थ्रेटन हिम. Okay, then that is the only way he listens, otherwise he doesn't listen. वो अपने सियाचिन में क्यों नहीं पीस हो सकता है? अपने बंदों को बोल रहा है कि आई एम सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द रिज, वो तो नीचे बैठे हैं. ओके, गोमा शोमा में नीचे बैठे हुए हैं. ओके, दे आर नॉट सिटिंग ऑन द टॉप, वी आर सिटिंग ऑन द टॉप. अब वो पीस अकॉर्ड हो गया तो उसमें कहेंगे कि भाई तुम कहाँ पे थे. तो अपने लोगों को बोलना पड़ेगा कि हम वी कुड नॉट कैप्चर, सो दे हैव लॉस्ट इन सियाचिन. So they will not allow this to happen. So that is why they control the narrative. और उनका country it's a quasi dictatorship ना. आप उनको उनके साथ आप हमें कैसे कंपेयर कर सकते हो? हमारे तो लोग पूछेंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी पूछने का हक है उनको. बट जैसे एक नैरेटिव फैला था, मतलब वो पूरे वर्ल्ड मीडिया में सारी चीजें थी. देखो, हमारा पर्पस ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ बालाकोट, टू टेल जैश ए मोहम्मद एंड देयर सपोर्टर्स कि भैया दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट ना.
उसके बाद 6 साल आपको पीस मिला, है ना, जब तक पहलगाम नहीं हुआ। इंडिया के इलेक्शंस पीसफुली निकल गए। आर्टिकल 370 गॉट विड्रॉन, जिसमें पाकिस्तान में इतना हल्ला हुआ, बट देयर नो टेररिस्ट इंसिडेंट। सो डिड वाज़न्ट दैट एन इफेक्ट ऑफ बालाकोट? ओके, सो आपने जो इफेक्ट आपको चाहिए था वो तो मिल गया ना आपको। हाँ, मीडिया में लड़ाई हुई, सोशल मीडिया में लड़ाई हुई। अरे जो जैसे मोहम्मद वो सोशल मीडिया पे जुड़ जाता है, उसको ये देखना है कि मेरे को मारेंगे कि नहीं मारेंगे। जब उसको लगा कि मेरे को मारेंगे तो वो चुप कर गया, फिर थोड़ी देर बाद वो फिर बोल्ड हो जाता है। फिर सिंदूर में इन्होंने फिर मारा उनको। आई होप दे लर्न दिस लेसन एंड वी गेट अ पीरियड ऑफ पीस। एक चीज और है सर, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने देखा कि सर 3 से 4 दिन लगा उनके सारे एयरबेस, एक तरीके से जो उनका एयर डिफेंस था उसको तो इंडियन एयरफोर्स ने पहले दिन ही सब वो खत्म कर दिया। तो फिर उनकी क्या तैयारी है, वो जो इतना गुमान है उनका अपने एयर डिफेंस पर? बेसिक थिंग है, वो दे ऑलवेज डू बीन काउंटिंग। हमने आपके इतने हवाई जहाज गिरा दिए, ये कर दिया। ओके, उनके पास विटनेस तो कुछ नहीं है, तो कहते हैं सोशल मीडिया पे है। व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट इन देयर केस वो हमेशा हर 10 साल बाद एक किताब निकालते हैं। उसमें कहते हैं प्राइमरी रोल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स इज एयर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आपका प्राइमरी रोल एयर डिफेंस, तो करो ना एयर डिफेंस। हाउ कम इंडियन एयरफोर्स ने ऑफ सिंदूर में जाके आपके हर बेस पे अटैक किया? वी डिड नॉट डू डेबिलिटेटिंग अटैक। ये नहीं कि सरगोदा में 20 होल बना दिए, नहीं, बट वी शोड देम कि आप जहां पे भी हो हम मारेंगे। ओके, उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे अंडरग्राउंड थे वहां पे भी मारा। ओके, उनके इवैक्स वगैरह जिस हैंगर में थे वहां पे भी मारा। तो वी शोड देम कि देखो वी हैव अ कैपेबिलिटी, वी डोंट वांट टू फाइट अ फुल स्केल वॉर विद यू, बट वी हैव अ कैपेबिलिटी टू पनिश यू। द डे दे रियलाइज दैट, फिर उनका डीजीएमओ है ना आपसे पीस मांगने के लिए, हम तो नहीं गए उनके पास कि पीस पीस कर लो। ठीक है, क्यों मांगने आया हमसे पीस? बिकॉज ही रियलाइज कि ही कुड नॉट रिटेलिएट। उन्होंने भी कोशिश तो बहुत की कि इंडियन एयरफोर्स बेसिस पे रिटेलिएट कर पाए, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। तो अपना पब्लिक को पता नहीं कैसे क्या गोली खिला रहे हैं कि हाउ यू हैव वन। अरे भाई, हाउ हैव यू वन? आपके सब एयरफील्ड पे तो होल है। ठीक है, हाँ मतलब उनके पब्लिक के हिसाब से तो वो 4-5 युद्ध वो कुछ नहीं हारे हैं मतलब। नहीं और नहीं, तो वो तो ठीक है ना, देयर पब्लिक इंटरनली नोज ना। उनके प्रेस के हिसाब से दे कंट्रोल द प्रेस, उसमें क्या है यार, देयर इज नथिंग। आई मीन व्हाई आर यू टेकिंग देम सो सीरियसली? दैट इज देयर नैरेटिव एंड दैट इज देयर एग्जिस्टेंस। दे विल नेवर लेट दैट गो आउट ऑफ देयर हेड। अच्छा सर, जैसे अभी ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है मतलब पाकिस्तान का, सऊदी का, अब टर्की भी उसमें, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी टर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी वो ड्रोन्स वाले इसमें। तो ये क्या इंडिया के लिए आगे चलकर एक थ्रेट होगा कि ये देखो, जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं ये? every country has got its own strategic relationships. Okay, so I don't know what is the content of the defense agreement between Turkey, Pakistan, and Saudi Arabia. So I'll not be able to comment on that. But they have some common interests. So Pakistan has got the manpower, Saudis have got the money, and Turkey has got the technology. So don't you think it's a marriage of convenience? ठीक है, मैन पावर कहाँ से आएंगे? सऊदी के पास सोल्जर कहाँ से आते हैं? पाकिस्तानी है। ओके, टेक्नोलॉजी कहाँ है? इन तीनों में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास है? टर्की के पास है। पैसा से किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास है। आई थिंक इट्स अ गुड मैरिज ऑफ कन्वीनियंस. It doesn't mean that they'll suddenly become, Pakistan will become a very strong enemy to us. I don't think so. We also have our own technology base. We also have an economy which is far bigger than theirs. So, ठीक है, we should watch it, see how it develops. Is it a dire threat to us? No, it is not. सऊदी अच्छा अरेबिया सर, हमारा भी बहुत अच्छा दोस्त है। सर एक सवाल ये है कि जैसे युद्ध का तरीका बदल गया है, ये रशिया यूक्रेन वॉर 3-4 साल खिंच गई। इनफैक्ट ईरान और अमेरिका, मतलब अमेरिका भी थोड़ा सा फंसा दिखा क्योंकि अब ड्रोन ने जगह ले ली है, युद्ध लड़ने का तरीका बदल गया है। और अब सिंदूर में भी ड्रोन के रोल्स बहुत ज्यादा थे, मतलब टर्किश ड्रोन से यूज किए थे पाकिस्तान ने। तो किस तरीके से चीजें बदल रही हैं और हमें अब किन चीजों पर ध्यान देना होगा अपार्ट फ्रॉम हमारे लड़ाकू विमान हो गए या फिर हमारे मिसाइल्स हो गई, और क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा सर? देखो, ड्रोन जो है ना, इट इज अ पुअर मैन्स वेपन। आपके पास कुछ और नहीं है तो आप ड्रोन मारोगे।
Now the problem is drones are successful when you don't have a good weapon against them. अब सिंदूर में कितने ड्रोन आए थे, रोज शाम रात को कितने ड्रोन आते थे? हाउ मेनी ऑफ द ड्रोन्स वर सक्सेसफुल इन कैरिंग आउट अटैक्स ओवर इंडियन एयर बेसिस? आप बताइए, किस एयर बेस पे उन्होंने हैंगर तोड़ा, किस एयर बेस पे कुछ किया है, बताइए। जीरो। वाई जीरो? का हमारे पास एयर डिफेंस गन थी, इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस गन शॉट देम डाउन। ओके, अगर आप गन्स नहीं डिप्लॉय कर रहे हो, यू आर डिपेंडिंग टोटली ऑन मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, तब तो लॉजिक ही नहीं बनता। आपका ड्रोन की कीमत देखो, आपकी मिसाइल की कीमत देखो। Okay, the question is that drones are successful only when you have a close-in weapon system, hopefully would have been inducted by now. Okay, that can shoot down any drone. A drone does not have jamming capability. Drone does not have maneuvering capability. जो एयरक्राफ्ट के अंदर है, कंटेस्टेड एयर स्पेस में, जो कंटेस्टेड एयर स्पेस होता है उसमें ड्रोन इज नॉट वेरी इफेक्टिव। इट इज इफेक्टिव, स्वॉर्म कर देते हो आप उसको, ओवरवेल्म कर देते हो, और उस स्वॉर्म के बीच में आपका एयरक्राफ्ट भी निकल जाएगा। यस, दैट इज वन गुड गेम, बट द क्वेश्चन इज दैट हैज ड्रोन चेंज्ड एवरीथिंग एंड वी शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग इन एयरक्राफ्ट एंड बाय ओनली ड्रोन? इज द स्टूपिड क्वेश्चन। नाउ लेट अस लुक एट द वॉरहेड। वॉरहेड क्या है ड्रोन का? 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, ठीक है। 25 किलो तो बोफर्स का वॉरहेड, एक शेल का। आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट गोज ऑन टू द एनिमी। तो बॉम्ब जो होता है एयरक्राफ्ट का, वो 500 किलो का होता है। ओके, आप ड्रोन से किसी टारगेट को अटैक करो, डैमेज करेगा, ओके, बट अगर बॉम्ब से आप अटैक करो तो वो टारगेट खत्म हो जाएगा। ओके, सो देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट। ये तो रशियंस आर नॉट सक्सेसफुल इन देयर स्ट्राइक ऑपरेशंस अगेंस्ट द यूक्रेनियंस दैट दे आर यूजिंग ड्रोन्स। ओके, अदरवाइज बाय नाउ यू थिंक यूक्रेनियन ग्रिड्स के ऊपर अगर 4 सुखोई 30 जाके अपने बॉम्ब गिरा दे, पावर ग्रिड वापस आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। ओके, आप ड्रोन से मार रहे हो 25 किलो, एक Su-30 ड्रॉप करता है 4000 kg। कितना फर्क है दोनों के बीच में? यस, यू हैव टू हैव ड्रोन एंड यू गॉट टू हैव काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी। काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल, एंड इफ यू हैव दैट इन प्लेस, योर VAs एंड VPs, आप पूरी कंट्री को ड्रोन के खिलाफ नहीं बचा सकते, बट आपके VA और VPs एटलीस्ट सिक्योर हो सकते हैं। अब ये जो अरब देशों की रिफाइनरी है, उनके पास एयर डिफेंस गन्स क्यों नहीं डिप्लॉयड थी? दैट इज अ क्वेश्चन आई कैन नॉट आंसर। आई टोटली परप्लेक्सेस। अदरवाइज दे वुड हैव शॉट डाउन द ड्रोन। आप उसने ड्रोन का साइज देखा? उसका विंग स्पैन इज इक्वल टू, बिगर देन योर हाइट, माय हाइट एंड योर हाइट। ओके, इजीली एयर डिफेंस गन के लिए तो वो तो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे टारगेट शूट डाउन करने के लिए। ठीक है, सो इट इज नॉट दैट, इट इज जस्ट दैट आर एवरी टाइम देयर इज अ हिकअप, कहते खत्म हो जाएगा। एंटी टैंक मिसाइल आए तो कहते टैंक खत्म हो गए। खत्म हुए क्या? नहीं हुए ना। यू जस्ट हैव टू बिल्ड अ काउंटर टू इट, दैट्स ऑल। सर, ये बातचीत तो खैर बहुत अच्छी थी। ऑपरेशन सफेद सागर की सीरीज पर वापस आते हैं। एक सवाल और है, अब 27 साल बाद हमें एक बहुत अच्छी सीरीज देखने को मिली है। आपकी ही टेन्योर में बालाकोट हुआ था, तो क्या उस पर भी आगे जाकर हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है? देखो, तो कारगिल हैज बीन डीक्लासिफाइड। सरकार ने, आई एम नॉट श्योर, आई हैव रिटायर्ड। बालाकोट जब डीक्लासिफाई करेंगे तब कोई पिक्चर बनाएंगे, उससे पहले नहीं बना सकते। कोई उनसे बात ही नहीं करेगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, डिपेंड्स ऑन। ये 27 साल है तो सबको डीक्लासिफाई हो गया ना कारगिल के बारे में, तो वी कुड टेल देम एवरीथिंग। एंड ये तो 6 साल, ये तो फुल मार्क्स टू कुशल श्रीवास्तव और अंतरा श्रीवास्तव, दैट उन्होंने 2018 से रिसर्च कर रहे थे। जब वो नेटफ्लिक्स के पास गए स्टोरी लेके, दे हैड डन मोर देन 1000 पेजेस ऑफ रिसर्च, एंड दैट इज हाउ नेटफ्लिक्स टुक देम ऑन। और दिख भी रहा है सर, वो बहुत मतलब शानदार सीरीज है। मतलब विजुअल से लेके हर एक चीज मतलब डिटेल्ड में जिस तरीके से दिखाया गया है, इट इज लेबर ऑफ लव बाबा। इतने साल तक आपने, इन दोनों ने उस पर जोर लगाया है। दैट इज हाउ दे टॉक टू एवरीबॉडी, दे टॉक टू एवरीवन। ये ह्यूमन न्यूएंसेस कैसे लेके आए? बिकॉज हर पायलट से उन्होंने कई बार बात की है। दैट इज हाउ दे हैव डिसाइडेड, दैट इज हाउ दे हैव गॉट द स्टोरी। लेडीज से बात की है, एयरफोर्स के जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे उन ऑफिसर्स और लेडी से बात किया, फ्लेवर देखा है कि किस तरह के, हम कोई पैलेशियल घर नहीं दिखा रखा है, एयरफोर्स ऑफिसर के घर दिखा रखे हैं, वो पैलेशियल गाड़ियाँ नहीं दिखा रही, हमारे टुट्टा सा स्कूटर और हमारा ये सब दिखा रखा जो होता था। मेरे पास भी एक पहले यजदी मोटरसाइकिल होती थी
So it is shown very realistically, and that is quite nice because it doesn't make a difference. As if you see in that series, he says कि आपके पास इतना पुराना स्कूटर है, कहता बिग तो उससे भी पुराना है अभी भी हम उड़ा रहे हैं. ठीक है, that is quite nice, very nicely made. And देखो, it is not a documentary. आप उसको निट पिक करोगे, ये नहीं होता वो नहीं होता, तो इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ स्टोरी. तो थोड़ा बहुत तो आर्टिस्टिक लाइसेंस उनको लेना पड़ेगा. उन्होंने डिस्क्लेमर भी डाला. इफ यू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द शो, दे पुट अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट. एंड दे हैव आल्सो सेड ऑपरेशन सफेद सागर में कई और यूनिट थे. दिस इज द स्टोरी अबाउट गोल्डन एरोस. उन्होंने बोला है, इट इज नॉट दैट ऑपरेशन सफेद सागर में सिर्फ गोल्डन एरोस जाके लड़ाई जीत के आ गए. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. इट जस्ट दैट उनका, बिकॉज दे हैव टू कैरी अ ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी अलोंग विद इट. So they are. तो सर आपकी मुलाकात सर इनसे, जिमी शेरगिल से हुई थी? फिर आपका उनका कैरेक्टर निभाया? हाँ, वो घर आया था, मेरे को मिल के गया. मेरे आई डोंट नो, वो कहता कि ऑब्जर्व माय मैनरिज्म. मैं उसको समझा रहा था कि हाउ व्हाट आर द इंट्रिकेसीज ऑफ बॉम्बिंग एट दैट ऑल्टीट्यूड. और बाद में अपने प्रीमियर के इंटरव्यू में कहता है कि सर ने इतना मेरे को मैथ्स फेंका कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया. तो मैं तो उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि बॉम्बिंग के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ गया. तो एनीवे, दैट इज गुड. उनके स्क्रिप्ट राइटर्स ने तो समझ लिया था. सो देन आई थिंक दे मेड अ गुड पिक्चर. नहीं सर, बहुत बहुत सर शुक्रिया सर हमारे साथ भारत तक में जुड़ने के लिए. और ये बहुत अच्छी बातचीत थी. एक सीरीज के अलावा भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान क्या चीजें हुई थी, क्योंकि हमारे साथ खुद एक्स चीफ जुड़े थे. और हमने सिर्फ इस सीरीज पर बात नहीं की, ऑपरेशन सफेद सागर पर बात नहीं की, हमने बालाकोट पर बात की, हमने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की, और जो भी तनाव भारत पाकिस्तान के बीच रहा है उस पर भी बात की. उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी. धन्यवाद.